गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपने मुकाम के ऊपर पहुंचे, जल्द से जल्द पहुंचे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुश रहें। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड है 26 अगस्त के डीएमसी की सीरीज। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज रक्षाबंधन के इस खास त्योहार के ऊपर आपके लिए एक सबसे बेस्ट थाउट। ठीक है, डू सो इज मोर इम्पॉर्टेंट देन से सो। एक्चुअली होता क्या है ना, लोग हर रोज बोलते हैं थाउट ऑफ द डे, थाउट ऑफ द डे, है ना। आपने सुना होगा, हर एक दिन नया नया थाउट आता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम थाउट ऑफ द डे नहीं, हम थाउट ऑफ द लाइफ। हमारी लाइफ का एक ही थाउट रहेगा, क्या? डू सो इज मोर इम्पॉर्टेंट देन से सो। और इसको हम हर रोज रिपीट करेंगे, हर रोज रिपीट करेंगे, ताकि ये हमारे अंदर तक चला जाए। ठीक है, और जो हम बोलते हैं ना, कि इसका बोलने का मतलब ये है कि जो हम बोलते हैं कि हम इतना टॉपिक्स कवर करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो सर बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यही चीज़ अपने अंदर तक जाने देंगे। ठीक है, कोशिश करें कि हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो, सो दैट कि हर रोज़ नए नए थाउट्स लेने से अच्छा है कि एक ही थाउट को पकड़े और उसके ऊपर अपनी पूरी लाइफ को फिदा कर दें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के। एंड दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू बैगनार एक्ट इज और आर नॉट रॉन्ग। नॉट रॉन्ग मतलब कौन सी सही है, ये इसने पूछा है। देखो, वैगनार एक्ट क्या होता है, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ साइड में, फिर तो कि आपको आंसर्स करने में इजी रहे। वैगनार एक्ट सबसे पहले इसको बोलते हैं नेशनल लेबर रिलेशंस एक्ट 1935। अच्छा, सेकंड चीज़, ये उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? रूजेवेल्ट थे। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और वैगनार इसको इसलिए बोला गया क्योंकि इनको जो किसकी वजह से आया, ये आया रॉबर्ट एफ वेगनार की वजह से, जिन्होंने क्या बनाए, कुछ जिन्होंने लेबर के रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए, कुछ रूल्स बनाए, जिनको जिसमें कि इम्प्लाइज को क्या दिया गया, राइट्स दिए गए। क्या दिए गए? इम्प्लाइज को राइट्स दिए गए, किसके रिगार्डिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए, कलेक्टिव एग्रीमेंट्स करने के लिए, है ना, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, अपने बार्गेनिंग एजेंट को चूज करने के लिए, दैट इज कंडक्ट इलेक्शंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। हाँ, और एक और चीज़, इनको करने के लिए, दैट इज़ कि अनलेबर प्रैक्टिसेस को ख़त्म करने के लिए, इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब बार्गेनिंग एजेंट को, इनके लिए नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड भी बनाया गया। ठीक है, तो ये कोई चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी है कि जो इम्प्लाइज है उसमें कौन नहीं आते हैं, इसमें स्पेशली इन्होंने प्राइवेट इम्प्लाइज को लिया था। ठीक है, प्राइवेट इम्प्लाइज को लिया था। और इसमें उन्होंने कौन से को नहीं लिया था? जो रेलवे लेबर एक्ट के अंदर आते थे उनको नहीं लिया था। ठीक है, और दूसरा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी हैं उनको भी नहीं लिया था। ये जो डोमेस्टिक और जो एग्रीकल्चरल, इन एम्प्लॉइज को नहीं लिया था, बाकी इसमें सारे आते हैं। ठीक है, बस ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, इट रिकॉग्नाइजेज द इम्प्लाइज राइट टू एंगेज इन यूनियन एक्टिविटीज। बिल्कुल सही बात है, इम्प्लाइज के राइट में के बारे में बात की थी। इट रिकॉग्नाइजेज इम्प्लाइज राइट टू ऑर्गेनाइज एंड बार्गेन कलेक्टिवली, इसके बारे में बिल्कुल सही बात की थी। इट हैज़ अ प्रोविजन रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, हमने अभी बात की। और इट हैज़ अ प्रोविजन रिलेटिंग टू अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस बाय एम्प्लॉइज, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, राइट है सभी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, a situation which is very serious has arisen and it warrants that कि member of the trade union has be financially assisted करना है उसको। ठीक है, and as per the trade union act 1926, what is the maximum quantum of benefit which a trade union can offer to its member out of the total gross income of the year and the balance in the credit of proceeding। तो उस मेंबर को हम कितनी जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं, कितनी फाइनेंशियल एड दे सकते हैं। तो मैंने ये बताया था ट्रेड यूनियन एक्ट में। अगर आप किसी ने ट्रेड यूनियन एक्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपको आंसर पता लगेगा कि आंसर है 1/4 ऑफ द टोटल ग्रॉस इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज रॉन्ग। तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, इसका पहले सिंपल इतना ही नाम था, नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, जब ये बना था 1974 में। क्लियर, बट उसके बाद 1995 में इसका नाम रख के, इसका नाम इनके साथ जोड़ के रख दिया गया, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, याद रखना। ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी। जो ऑटोनॉमस बॉडी वो होती है जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपना कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, और ये एक रजिस्टर्ड बॉडी है, ये भी सही बात है। और दिस इंस्टीट्यूट अफेयर्स आर गवर्नड बाय द जनरल काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। इसमें ना एक जनरल काउंसिल होती है, जनरल काउंसिल। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो जनरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जनरल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं यूनियन मिनिस्टर
ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये होते हैं। और रिसर्च ऑक्युपाइज द प्राइमरी प्लेस इन द एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूट, ये भी सही बात है। और ये क्यों बनाई गई है, ये इसलिए बनाई गई है फॉर रिसर्च रिलेटिंग टू लेबर इश्यूज, लेबर इश्यूज के रिगार्डिंग रिसर्च के लिए, फिर अपना एजुकेशन देने के लिए, ट्रेनिंग्स देने के लिए, पब्लिकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें। और जो इसका प्राइमरी क्या है, प्राइमरी प्लेस किस लिए बनाई गई है, वो बनाई गई है रिसर्च करने के लिए। किसके रिसर्च, लेबर इश्यूज के रिगार्डिंग रिसर्च करने के लिए। क्लियर, ओके। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड, तो इसका मतलब आंसर आएगा 1970, फर्स्ट ऑप्शन है इसका, 1974 में बना था ये। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द वंस विच आर राइट और रॉन्ग, कौन सी सही है और कौन सी गलत है। देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज एन एक्टिविटी इज ऑफ रीसेंट ओरिजिन, नहीं नहीं नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रीसेंट ओरिजिन नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो रॉन्ग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज ऑफ रिसेंट, हाँ फील्ड ऑफ स्टडी इसको बोल सकते हैं रिसेंट, क्योंकि इसमें जो आपके जैसे मॉडल्स पढ़ोगे आप 1950s और 60s में बने हैं, तो मतलब इसके जो रिसर्च थ्योरीज वगैरह अप्रोचेस वगैरह हैं वो लेट आनी शुरू हुई, तो मतलब स्टडी के लिए ये रिसेंट ओरिजिन है। अर्ली राइटिंग ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस वर मोस्टली रिफ्लेक्टिव ऑफ प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस रादर देन थ्योरी एंड एक्सप्लेनेशन, यस, क्योंकि इसका स्टडी ही बाद में हुई, तो थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन तो ऑब्वियसली बात है बाद में ही आएंगी, तो ये पहले प्रैक्टिसेस के ऊपर ही बेस्ड था। प्रैक्टिसेस मतलब प्रोसेस बेस्ड जो आपके पास चीजें होती है ना, प्रैक्टिस मतलब प्रोसेस बेस्ड जो भी एक्टिविटीज है उनको बोलते हैं प्रैक्टिसेस। ठीक है, अच्छा लास्ट, तो मतलब ये तो सही है, ये पहले वाला रॉन्ग है, दूसरे वाला भी सही है, ये राइट है, ये भी राइट है। अच्छा, इनिशियली इंडस्ट्रियल रिलेशंस assumed all aspect of work including problems and issues affecting both employer and worker organizations and covered only unionized employment relations। तो इनिशियली जो है वो बोलता है कि ऐसा होता था कि प्रॉब्लम्स वगैरह जितने भी एम्प्लॉयर वर्कर्स के उनको कंसिडर किया जाता था, और अनअनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस में इसका मतलब एप्लीकेबल था, ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में मतलब जानकारी होती थी। तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो राइट, तो ऑप्शन इज बी सी डी इज राइट। ठीक है, एंड ए इज रॉन्ग। अच्छा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाज फाउंडेड बाय, देखो ये अब क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन वाली जो वीडियो है वहां पे आप जाके देख सकते हो। ये मैंने करवाया था कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कब बनी थी, ये अच्छा पहले किसने बनाई थी, जी डी बिरला एंड पुरुषोत्तम टक्कर ने, ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी। किसकी एडवाइस के ऊपर बनाई थी, महात्मा गांधी की एडवाइस के ऊपर, ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। और ये कब बनी थी, 1927 में, ये भी बताया था मैंने। और ये भी बताया था कि इसको खत्म कर दिया गया था, मतलब इसको खत्म तो नहीं किया गया था, बट इसकी इसी नहीं FICCI इसको हम बोलते हैं, इसी नहीं एक और ऑर्गेनाइजेशन गठन किया था जिसका नाम है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, वो कब बनी थी, 1933 में। और ये क्यों बनी थी ये भी बताया था वहां पे, आप इसको वीडियो जाके देख सकते हो और किसी ने नहीं देखी है अभी तक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल ट्रीज रेजोल्यूशन 1962 इज नॉट करेक्ट, क्या नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है कि ये कब बनी थी 1962 में, मतलब ये कब बनी थी जब आपके पास आपका चाइना इंडो चाइना वॉर चल रहा था उस टाइम। ठीक है, तो अच्छा पहला आप देखते हैं, द रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन December 12, 1962, ये गलत है यार, ये बनी थी आपके पास November 3, 1962 को। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, तो नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन तो पहला बन जाएगा, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन जॉइंट मीटिंग ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव, यस ये सही है। और पार्ट 4 ऑफ रेजोल्यूशन रेफर टू प्राइस स्टेबिलिटी, हाँ प्राइस स्टेबिलिटी क्यों, क्योंकि वहां पे वॉर का टाइम था उस टाइम, तो प्राइसेस वगैरह के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस थी, तो अब प्राइसेस को स्टेबल बनाने के लिए इसको रेजोल्यूशन को निकाला गया था। एंड पार्ट 5 ऑफ द रेजोल्यूशन रेफर टू इंपेरेटिव नीड फॉर इंक्रीजिंग सेविंग्स को बढ़ाना बहुत जरूरी था, अब क्योंकि वॉर में सारा पैसा खत्म हो चुका था, है ना, पर्टिकुलरली थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल डिफेंस फंड में और इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस बॉन्ड, देखो ठीक है, क्योंकि उस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए था उस टाइम। सो दीज आर द रीजंस, तो ये सही है। द बाईपेटाइट कंसल्टेटिव मशीनरी कंप्राइजेज ऑफ जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल ऑन वर्क कमेटी, यस ये सही है। मैंने वर्क कमेटी के बारे में तो आपको पहले भी बता दिया कि ये बाईपेटाइट कमेटी है। ठीक है, 100 से ज्यादा वर्कर्स वहां पे होते हैं, वहां पे एप्लीकेबल होती है। 45 डेज में इसको आंसर देना होता है। 6 जो इसमें होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज होते हैं। आज बात कर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के बारे में, ये आपके पास वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट। अच्छा एक और चीज, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है याद रखना, और ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल कब बनी थी, 1958 में। ठीक है, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1956 में, उसने उसको बनाने के लिए रिकमेंड किया था। एक चीज दूसरी आपको क्या रखनी है, इसमें भी ये बाईपैटाइट है। बाईपैटाइट है इसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर के और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कितने होंगे, 6 से ज्यादा होंगे और 12 से कम होंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज याद रखनी है इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचार्ड पी कैल्होन ऑब्जर्व दैट कि ग्रीवियंसेस प्रोसीजर जो है वो कंट्रोल है
मतलब इज अ कंट्रोल और नेसेसरी है प्रोटेक्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द एम्प्लॉइज के लिए, और डिसिप्लिन इज द कंट्रोल है नेसेसरी फॉर प्रिजर्विंग स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी को प्रिजर्व करने, कंपनी के स्टैंडर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, और एम्प्लॉइज के राइट्स को, एम्प्लॉइज के स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रीवियंस प्रोसीजर जरूरी है। तो बोलता है कि इनमें से कौन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम, इनमें से क्या जो है वो ऊपर की स्टेटमेंट से हमें समझ नहीं आता है। तो पहला है ग्रीवियंस प्रोसीजर इज अ कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयर एचआर डिसीजन, ये सही बात है। ग्रीवियंस प्रोसीजर इसलिए है ताकि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी मर्जी के डिसीजंस ना ले। दूसरा, डिसिप्लिनरी एक्शन आर कंट्रोल ऑन एम्प्लॉइज वर्क रिलेटेड प्रोडक्ट, यस बिल्कुल सही बात है। जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो किसके अगेंस्ट होते हैं, किसके रिगार्डिंग होते हैं, एम्प्लॉय के रिगार्डिंग होते हैं। अगर कुछ वो गलत करते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाता है, तो ये तो सही है। ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन आर इनइक्वल टू वन अनदर, इनइक्वल होता है विरोधी है, तो विरोधी नहीं है बॉस, दोनों का मतलब एक ही है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ये गलत हो गया है ना, ये एक मतलब एक तो कोऑपरेट करने वाले हैं ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। एंड तो आंसर तो आपके पास यही आ जाएगा। और ग्रीवियंसेस रिड्रेसल एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस एज कंट्रोल मैकेनिज्म शैल बी हैंडल थ्रू ड्यू जस्ट एंड जुडिशियस प्रोसेस के थ्रू चलता है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सीरीज, यूनिलैटरल एचआर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पार्शियली गिव वे टू नेगोशिएटेड डिसीजन मेकिंग, सही बात है। जो यूनिलेटरल, जहाँ पे यूनिलेटरल एक ही तरफ से डिसीजन लिए जाते हैं वहां पे नेगोशिएशन के लिए पार्शियल वे रखा जाता है, मतलब पार्शियलिटी की जाती है, तो सही बात है। और बोलता है गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड मार्केट फोर्सेस इम्पोज्ड एचआर डिसीजन, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स में गवर्नमेंट जो भी अमेंडमेंट्स करती है, जो भी नए रूल्स लाती है, और जो मार्केट में फैक्टर्स होते हैं वो फोर्स करती हैं एचआर को नए डिसीजन लेने के लिए, तो ये सही बात है, ठीक है। तो बट इसका ये कोई मेल नहीं मिला ना, इसको ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज राइट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर वर्कमैन अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो वर्कमैन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ वर्कमैन क्या है। वर्कमैन में वहां पे क्या आता है, एक अप्रेंटिस ही आता है, ठीक है। अप्रेंटिस इंक्लूड किया जाता है जो कि स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, टेक्निकल, सुपरवाइजरी, ठीक है, ये सारे काम करता है, वो किस में आते हैं, वर्कमैन में आते हैं। अच्छा, कौन नहीं आता है ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो आपके पास जो आर्मी में है, जो एयरफोर्स में है और जो नेवी में है वो नहीं आएंगे, ठीक है। जो पुलिस सर्विसेज में है वो भी नहीं आएंगे, एमए वाले भी नहीं आएंगे, एमए वाले मतलब मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज वाले भी नहीं आएंगे, ये आपके पास हो गया ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव, ये मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल, तो ये ऊपर वाले दो नहीं आएंगे। और तीसरा आपके पास क्या नहीं आएंगे, तीसरा आपके पास सुपरवाइजर्स नहीं आएंगे जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, बस ये मतलब यहाँ पे भी ऑपरेशनल लेवल पे भी जो यहाँ पे सुपरवाइजरी लेवल पे है जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है वो भी नहीं आएंगे। तो अब आप यहाँ देखो, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन टेक्निकल जॉब ड्रॉज वेजेस ऑफ 15,000 रुपीज, तो आएंगे क्योंकि टेक्निकल जॉब में है, कोई सुपरवाइजरी लेवल पे नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉज वेजेस ऑफ 16,000, तो नहीं, ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में लिमिट कितनी है, 10,000। अच्छा, अ पर्सन एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, एमए वाले नहीं आएंगे, मैंने पहले बता दिया, तो ये भी नहीं आएंगे। और पर्सन एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी वेजेस कितनी ले रहा है वो 9,000, तो ये आएंगे क्योंकि हमारी लिमिट कितनी है 10,000, तो ए एंड डी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज सेशन, सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, एंड जिनको भी इनकी ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर करो इनको, एंड यस बी अनस्टॉपेबल। सो थैंक यू सो मच।